हेलो फ्रेंड्स, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में आज हम बात करने वाले हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। जब भी किसी एटॉमिक हाइड्रोजन गैस के सैंपल को एनर्जाइज किया जाता है तो इतने सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल्स में जाके एक्साइट हो जाते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन 7th लेवल में जाएगा, कोई 5th में जाएगा, कोई 3rd में जाएगा, कोई 2nd में जाएगा। आप लोग को पता है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम के लिए स्टे करता है और वो वापस रिटर्न बैक करता है अपनी ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 के अंदर। तो जब भी हाइड्रोजन के सैंपल में एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न बैक करते हैं तो उनके आने के जो पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स को इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के एग्जाम में और जेईई मेंस एडवांस के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इसके लिए आपका एक एक पॉइंट इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो मैं टोटल 11 एक्सक्लूसिव पॉइंट्स के थ्रू आपको इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सिखाने वाला हूं। इस लेक्चर को सुनने देखने के बाद में एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जो आप नहीं कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला से, जो किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। पिछली क्लास में रिडबर्ग फॉर्मूला बताने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर करूं। पिछली क्लास में मैंने एनर्जी का एक एक्सप्रेशन लिखा था। उस एनर्जी के एक्सप्रेशन से ही डिराइव होता है द फॉर्मूला नेम्ड एज रिडबर्ग फॉर्मूला। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था किसी भी शेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है -2π² k² z² e⁴ m अपॉन n² h² से दी जाती। मान लीजिए हाइड्रोजन का जो सैंपल है उसका इलेक्ट्रॉन n1 लेवल से पहुंच चुका है n2 लेवल में। इसको मैं बोल देता हूं n1 लोअर लेवल, इसको मैं बोल देता हूं n2 हायर लेवल। तो जब वो n2 से n1 में रिटर्न बैक करेगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो उतनी एनर्जी होगी जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहां गया था? ऊपर गया था। तो जो रिलीजिंग एनर्जी होगी वो किस तरह से दी जाती है? डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट E2 माइनस E1। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो एनर्जी दी जाती है hc/λ से और E2 की वैल्यू मैं यहां यूज कर रहा हूं -2π² k² z² e⁴ m अपॉन n2² h²। और यहां कहूंगा माइनस माइनस प्लस 2π² k² z² e⁴ m अपॉन n1² h²। जब मैं इसको कॉमन लेता हूं तो hc/λ, लैम्डा क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ है। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं ये बन जाता है 2π² k² e⁴ m अपॉन h² मल्टीप्लाई बाय z² 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। अगर मैं वेवलेंथ निकालना चाहता हूं 1/λ, इट बिकम्स 2π² k² e⁴ m z² अपॉन hc का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे तो ये बन गया CH³ डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय n1² 1 अपॉन n2²। आप लोग देख पा रहे हैं ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। हालांकि अलग अलग एटम्स के लिए z की वैल्यू तो वेरी कर सकती है, लेकिन ये जो वैल्यूज है 2 π k, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट h, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट की जगह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट लिया जाता है, इसको बोलते हैं RH, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय z² 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज रिडबर्ग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है? इस फॉर्मूले को रिडबर्ग फॉर्मूला कहा जाता है। दिस फॉर्मूला नंबर 1 इज कॉल्ड एज रिडबर्ग फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज रिडबर्ग फॉर्मूला। और रिडबर्ग फॉर्मूले का ये जो कांस्टेंट है RH, इसे बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट
और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब भी आपको हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उसके किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। रीड 1/wavelength इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर। Z क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे अगर हाइड्रोजन होगा तो Z की वैल्यू कितनी होगी? 1। हीलियम +1 क्योंकि मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना है, Z इज इक्वल टू 2। लिथियम +2 Z इज इक्वल टू 3 एंड बेरिलियम +3 के केस में Z इज इक्वल टू 4 लिया जाएगा और हम इन वैल्यूज को पुट करके अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ, लाइन की वेवलेंथ बड़े आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जहां तक एक्सक्लूसिव पॉइंट का सवाल है तो जो फर्स्ट एक्सक्लूसिव पॉइंट है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रीडबर्ग फॉर्मूला। आइए आगे आगे चल के देखते हैं कि ये आगे क्या क्या हमारे काम आने वाला है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम की तो मुझे पहले इसको फॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये आता है हाइड्रोजन के लिए। तो जल्दी से अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो किस तरह का फॉर्म, किस तरह से आता है। अगर मैं आपको स्पेक्ट्रा की पिक्चर दिखाता हूं हाइड्रोजन के लिए वो कैसे आती है, तो आप इस तरह से खूब सारी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। इन लाइंस के बीच का जो एनर्जी गैप है उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसकी भी बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लाइंस खींची हैं। तो यहां मैं कर रहा हूं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सिक्स्थ ऑर्बिट, ये सेवंथ ऑर्बिट और ये एट्थ ऑर्बिट। आप लोग देख पा रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी गैप है, ये आप एनर्जी लेवल्स मान लीजिए, जो इनके एनर्जी गैप्स हैं उनमें एक स्पेशल आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो क्या पैटर्न है कि स्टार्टिंग में एनर्जी गैप ज्यादा है, जैसे जैसे मैं सक्सेसफुली ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे ये एनर्जी गैप क्या होता जाता है, वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता जाता है। जैसे अगर मैं इस गैप की बात करता हूं, अगर मैं इस एनर्जी गैप की बात करता हूं तो ये आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इस गैप की बात करता हूं तो ये गैप आता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे ये गैप कम होता जाएगा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ये गैप जो है ये कम होता जाएगा, 0.31। इस तरह से ये गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल में ऊपर जाते हैं तो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स का गैप घटता जाता है। इसलिए जब 7 8 के आगे चले जाते हैं ये गैप इतना कम होता है कि ये लाइंस एक दूसरे से मिलने लग जाती है। इसीलिए हम इस डायग्राम में 7 8 बस इससे ऊपर एनर्जी लेवल नहीं बनाते क्योंकि उनका जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत थोड़ा हो जाता है। तो ये एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 और ऐसे एक हाइपोथेटिकल मैं एनर्जी लेवल इनफाइनाइट भी बना देता हूं ताकि मैं लास्ट लाइन को भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन का रिटर्निंग पैटर्न आपको नहीं दिखाया, अब मैं इलेक्ट्रॉन्स का रिटर्निंग पैटर्न आपके लिए बना रहा हूं। देखिए किस तरह से। अगर मैं बात करता हूं लाइमन सीरीज की, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से फर्स्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उससे जो भी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां मूव बैक करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में करेगा। अब आप जानते हो कि एक्साइटेड स्टेट तो खूब सारी हो सकती है, n इक्वल टू 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है और लास्ट लाइन इनफाइनाइट से भी आ सकती है। तो इसका मतलब हमें एक ही लाइन नहीं मिलेगी लाइमन सीरीज में, हमें बंडल ऑफ लाइंस मिलेगा। इसलिए इस पूरी लाइंस के बंडल को हम कहते हैं लाइमन सीरीज, जिसकी फर्स्ट लाइन आपको कैसे मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट लेवल में आएगा। सेकंड लाइन आपको कैसे मिलेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आएगा। थर्ड लाइन आपको कैसे मिलेगी, जब ये फोर्थ से फर्स्ट में आएगा। इस तरह से कर करके आपको खूब सारी लाइंस मिलने वाली है। और लास्ट लाइन आपको कब मिलेगी, और लास्ट लाइन आपको कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से
ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 में आएगा। तो इन सभी लाइंस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं लाइंस ऑफ लाइमैन सीरीज। इन सभी लाइंस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं लाइंस ऑफ लाइमैन सीरीज। इसी तरह से किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड लेवल में आता है तो उन सभी लाइंस को बोलते हैं लाइंस ऑफ बामर सीरीज। तो ऐसे ही बामर सीरीज मिलेगी जिसकी फर्स्ट लाइन ये रही, जब 3 से 2 में आएगा सेकंड लाइन ये रही, जब 4 से 2 में आएगा थर्ड लाइन ये रही, जब 5 से 2 में आएगा फोर्थ लाइन ये रही, जब 6 से 2 में आएगा, और लास्ट लाइन जिसको मैं डॉटेड से बनाता हूं जो कि इनफाइनाइट से आती है। तो इस तरह से हमें जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को हम कहते हैं बामर सीरीज। इसी तरह से सिमिलरली अगर n=3 में आएगा तो पहली लाइन कब मिलेगी, जब 4 से 3 में आएगा, देन 5 to 3, देन 6 to 3, देन 7 to 3, और लास्ट लाइन कब मिलेगी, जब इनफाइनाइट से 3 में आएगा। तो इस लाइन को बोलते हैं हम पार्शियंट सीरीज। तो इस तरह से हमें बंडल ऑफ लाइंस मिलते हैं। पार्शियन के बाद में आता है ब्रैकेट सीरीज, पार्शियन के बाद आता है ब्रैकेट सीरीज। इन लाइंस को बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज की लाइंस है। देन फंड सीरीज, पी साइलेंट है इसमें, फंड सीरीज, फंड सीरीज। और लास्ट लाइन मिलती है इसे बोला जाता है हम्फ्री सीरीज। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से आपको इनके रिटर्निंग पैटर्न दिखाई देते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है इसमें, जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी सीरीज की, जैसे मान लीजिए बामर की फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन को बोला जाता है अल्फा लाइन, देन बीटा लाइन, देन गामा लाइन। तो अगर आपको बोला जाता है लाइमन की फर्स्ट लाइन तो हम बोलते हैं एल अल्फा, एल बीटा सेकेंड लाइन, एल गामा। तो इस तरह से अलग अलग सीरीज की फर्स्ट लाइन, अलग अलग सीरीज की सेकेंड लाइन और अलग अलग सीरीज की थर्ड लाइन को सक्सेसिवली अल्फा बीटा गामा से शो करते हैं। तो एल अल्फा फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, बी अल्फा, बी बीटा, बी गामा, पी अल्फा, पी बीटा, पी गामा। इस तरह से हम अलग अलग लाइंस की नेमिंग कर सकते हैं। इनकी फुट में जो भी नोटेशन दी हुई है इससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी लाइन की बात कर रहा है। तो ये तो बात हो गई इसके पैटर्न की कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक करते हैं। और अगर मैं इस पैटर्न के बेस पर कुछ बातें आपको बताऊं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मुझे लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड सीरीज के बेस पर एनर्जी गैप के बारे में कोई क्वेश्चन करता है तो इसी पॉइंट के अंदर यानी कि सेकंड पॉइंट के अंदर ही मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं कि डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1, डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1। और अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है लाइन की, अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है लाइन की तो ये जो भी मल्टीपल आएगा वो वेवलेंथ के मल्टीपल की फॉर्म में भी आपके आ सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं सेकंड लेवल की एनर्जी को E2 से और फर्स्ट लेवल की एनर्जी को E1 से शो करता हूं और मेरे पास वेवलेंथ दे रखी है, वो वेवलेंथ किस में दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में, और ये जो एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को जो वेवलेंथ में कन्वर्ट करता हूं तो किस तरह से मैं इस डेटा को यूज करूंगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, जिसको मैं क्या किससे शो करता हूं, hc बाय लैम्डा से शो करता हूं। तो अगर मुझे 1 बाय लैम्डा दे रखा है E बाय hc, मुझे एनर्जी निकालनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी उस लाइन की। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। h की वैल्यू आप जानते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और लाइट की वेलोसिटी भी आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये सारी वैल्यूज में MKS सिस्टम में ले रहा हूं। तो यहां से जो लैम्डा आएगा इसका रेसिप्रोकल होगा 6.62 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये टर्म ऊपर जाएगी, ये टर्म नीचे आएगी। तो 19 प्लस 8 27 माइनस 34 प्लस 27 ये आ जाएगी आपकी -7। जब इसको सोल्व किया जाता है तो मैं कर सकता हूं 6.62 इंटू 3000 अपॉन 1.6
और जो भी वैल्यू आएगी लैम्डा की 10⁻⁻10 मीटर में आएगी, और 10⁻⁻10 को हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है, इसको सोल्व करेंगे तो 12,400 अपॉन E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी आपको लैम्डा निकालना हो और एनर्जी गैप आपको दे रखा हो, तो उस एनर्जी गैप से आप लैम्डा भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको एनर्जी गैप पूछा हो और लैम्डा दे रखा हो उस लाइन का, तो बड़े आराम से उस लैम्डा को आप उस गैप के एनर्जी डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं, 12,400 एंगस्ट्रॉम अपॉन ई। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी हमें एंगस्ट्रॉम में किसी भी सीरीज की वेवलेंथ दे रखी होगी, तो मैं उस ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस आपको बता दूंगा, और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, यहाँ वैल्यू पुट करनी है और सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे को कहा जाए कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, ये वाली। तो मेरे को E2 - E1 लिखना पड़ेगा, ये वही होगा, ये E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको पता है हाइड्रोजन के केस में E2 की वैल्यू होती है -3.4, E1 की वैल्यू होती है 13.6। तो ये जो गैप आता है, ये गैप कितना आता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन सी ये गैप कितना आता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप से वेवलेंथ निकालना चाहूं, तो अभी मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बताया कि 12,400 अपॉन एनर्जी गैप, इससे एंगस्ट्रॉम में आप इस लाइन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव तरीका हो गया कि अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, तो या तो आप रिडबर्ग फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और या इस कॉन्सेप्ट से भी आप उसको ज्यादा इजीली फाइंड कर सकते हो। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि एक टेबल है जो मैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूं। उस टेबल से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी, आइए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको शो करने वाला हूं। तो आपने सभी लाइंस के बारे में सीखा, अब मैं एक टेबल के थ्रू इन सबको कोरिलेट करने वाला हूं। एक टेबल के थ्रू मैं इन सबको कोरिलेट करने वाला हूं। आइए देखते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से। तो यहां मैं एक टेबल ड्रॉ करना चाहता हूं, ये वो टेबल है। अलग अलग सीरीज की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे सीरीज का नाम, कौन सी सीरीज है, सॉरी, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक कर रहा है वो N1 होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है दैट इज N2। तो मैं दो वेवलेंथ निकालूंगा, एक निकालूंगा मैं लैम्डा मिनिमम, एक मैं निकालूंगा लैम्डा मैक्सिमम, और एक मैं निकालने वाला हूं लैम्डा मिनिमम। उसके बाद में बताने वाला हूं किस रीजन में ये फॉल करेगी, विजिबल में, यूवी में, किस रीजन में फॉल करेगी। और एक मैं आपको बताने चाहता हूं लास्ट लाइन की वेवलेंथ, लास्ट लाइन की वेवलेंथ वो तो यहीं से आ जाएगी। लास्ट लाइन का मतलब लैम्डा मिनिमम। चलिए आइए हम देखते हैं अब इस सीरीज, इस टेबल में हमें क्या क्या चीज सीखनी है। सबसे पहले मैं लिखा लाइमन सीरीज, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं लिख रहा हूं बामर सीरीज के बारे में। पहले लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, फिर पास्टियन सीरीज, फंड सीरीज, पी साइलेंट है, हम्फ्री सीरीज। तो इन सीरीज से क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, लाइमन, बामर, पास्टियन, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट, माय मिस्टेक, then fund, and at last Humphrey series, at last Humphrey series। तो इन सीरीज को सीखने के लिए इनको थोड़ा सा हम पार्टीशन कर देते हैं, इनका हम पार्टीशन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनका हम पार्टीशन कर देते हैं। चलिए अब वन बाय वन हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या कैसे बताई जाएगा। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1,
N2 की वैल्यू कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, सेकंड लेवल से, थर्ड लेवल से, फोर्थ लेवल से, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किससे आता है, इनफाइनाइट से। बामर सीरीज इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक कहां करेगा, सेकंड एनर्जी लेवल में। कहां से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फाइव से आ सकता है, और इनफाइनाइट से आ सकता है। पार्सन सीरीज कहां आएगा, थर्ड लेवल में। कहां से आ सकता है, फोर से आ सकता है, फाइव से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है। ऐसे ही 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं लैम्डा मैक्सिमम की। मैक्सिमम लैम्डा का मतलब होता है, इसको बोला जाता है बेटे लॉन्गेस्ट लाइन, और मिनिमम का बोला जाता है शॉर्टेस्ट लाइन। ये सीरीज की उस सीरीज की सबसे छोटी लाइन की वेवलेंथ है, और पहले वाली सबसे लंबी लाइन की वेवलेंथ है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे लैम्डा लॉन्गेस्ट चाहिए, तो जब लैम्डा मैक्सिमम होगा तो क्या एनर्जी गैप मिनिमम नहीं होना चाहिए। एनर्जी गैप मिनिमम का मतलब इलेक्ट्रॉन, किसी भी सीरीज का इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले लेवल से ही आ रहा है। क्या बोलने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके खूब सारे एनर्जी लेवल्स हैं। तो मैं अगर बात करूं लाइमन सीरीज की, ये n=1 है, ये n=2 है, ये 3 है, और ये मान लीजिए इनफाइनाइट है, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, किसी भी सीरीज में अगर मैं एग्जांपल लूं लाइमन सीरीज का, लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी गैप की लाइन कौन सी है, जब वो सेकंड से 1 में आएगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप की लाइन कौन सी है, जब वो इनफाइनाइट से 1 में आएगा। इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी है मिनिमम और इस लाइन की एनर्जी डिफरेंस है मैक्सिमम, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इस लाइन की कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और इस लाइन की कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप तो एनर्जी गैप से याद रखा करो, अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा है तो एनर्जी गैप सबसे कम होगा, तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो पहले मैं लैम्डा मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, जब वो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, जस्ट ऊपर से आता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आएगा, तो मैं यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा हूं, 1/λ=r। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो z की वैल्यू 1 ले ली, z स्क्वायर का 1 आ गया, 1/। लाइमन सीरीज में रिटर्न बैक कहां करता है, फर्स्ट लेवल में, और फर्स्ट लाइन के लिए कहां से आ रहा है, सेकंड। ये फर्स्ट लाइन होती है, ये लास्ट लाइन होती है। यू कैन ऑल्सो राइट, फर्स्ट लाइन तो जस्ट ऊपर होती है, 1 के जस्ट ऊपर 2, 2 के जस्ट ऊपर 3, 3 के जस्ट ऊपर 4, 4 के जस्ट ऊपर 5, और लास्ट लाइन कौन सी होती है, लास्ट लाइन होती है इनफाइनाइट वाली। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन की या मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/λ मैक्सिमम = 3/4r, या लैम्डा मैक्सिमम = 4/3r। लैम्डा मैक्सिमम = 4/3r, तो यहां मैं लिखूंगा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू दैट इज 4/3r, 4/3r, इस तरह से। अगर मैं बात करता हूं लैम्डा मिनिमम की शॉर्टेस्ट की, तो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं उसको। लैम्डा मिनिमम के केस में क्या होगा, लैम्डा मिनिमम = r, लाइमन सीरीज है तो ये तो फिक्स है n1, तो 1/1², और लास्ट लाइन के लिए n2 होता है इनफाइनाइट। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 1/λ मिनिमम आता है r के बराबर, या लैम्डा मिनिमम आता है 1/r के बराबर। तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा मिनिमम मस्ट बी 1/r। और ये आपको याद रखना पड़ेगा लास्ट पॉइंट, कि कौन से रीजन में ये फॉल करती है। इसको समझे अगर अपन, अगर मैं r की वैल्यू पुट कर दूं 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1/r की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ऐसे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसकी इस वैल्यू से लेकर उस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सोलर स्पेक्ट्रम में किसी ना किसी रीजन में तो आएगा। तो ये आप लोग क्या जानते हो, आप सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, आप सोलर स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन मानते हो विद ग्योर को, इसको आप मानते हो विजिबल रीजन। तो इसके इधर क्या होता है अल्ट्रावायलेट, और इसके इधर क्या होता है IR रीजन। तो आप जानते हो कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू के रीजन भी फिक्स होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लाइमन सीरीज की जितनी भी लाइन मिलती है, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन के बीच में, वो कहां फॉल करती है, वो यूवी रीजन में फॉल करती है। तो इसको याद रखना पड़ेगा यूवी रीजन।
इसी तरह से ये सारी की सारी कैलकुलेशंस बामर सीरीज के लिए, पास्टन सीरीज के लिए, फंड के लिए और हम्फ्री के लिए की जा सकती हैं। आइए हम बामर सीरीज की बात करें। बामर सीरीज के लिए हम क्या क्या नोट करने वाले हैं। तो बामर सीरीज में मेरे साथ साथ चलिएगा। बामर सीरीज में ये आपको मैंने बता ही दिया। अब अगर मैं लैम्डा मैक्सिमम की बात करता हूं तो 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन के लिए ये आर 1 अपॉन लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/9। 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5r बाय 36। तो लैम्डा मैक्सिमम मस्ट बी 36/5r। तो यहां आ जाएगा 36/5r। और जहां तक मिनिमम का सवाल है तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर। ये तो 2 ही रहेगा। मिनिमम लैम्डा का मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप कहां से आएगी? लाइन इनफाइनाइट से। तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम आता है r/4 या लैम्डा मिनिमम आता है 4/r। तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है आपकी 4/r। और जो रीजन इसका होता है वो रीजन होता है बच्चों विजिबल रीजन। तो इस तरह से हम सभी स्पेक्ट्रल लाइंस की इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अगली सीरीज की, दैट इज पास्टन सीरीज, देन ब्रैकेट सीरीज, इसी तरह से हमारा चलता रहता है। इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। अगर मैं एक वैल्यू और सोल्व करूं आपके लिए, तो हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे पास्टन सीरीज की। तो पास्टन सीरीज के लिए सिमिलरली लैम्डा मैक्सिमम आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर 1/9 माइनस 1/16। 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू lambda maximum must be 16 9 144 by 7r। 144 by 7r। और ये 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से जितनी भी आगे वैल्यूज आती हैं आप यू कैन चेक। ये आता है 4 का स्क्वायर 16/r, 5 का स्क्वायर 25/r, 6 का स्क्वायर 36/r। तो ये सब के सब आगे वाली इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं। तो ये सब आईआर रीजन के अंदर आती है। ये सब के सब आईआर रीजन के अंदर आती है। तो इस तरह से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका जो पैटर्न है इससे आपको पता लगता है कि किस सीरीज की लाइन का वेवलेंथ मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है और कौन से रीजन में वो फॉल करती है। ये सब बातें हम इस टेबल के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो इस टेबल के रिलेटेड को मैंने क्या नाम दिया है? इसको लिए पॉइंट नंबर 3। आइए 1 बाय 1 हम देखते हैं। 4th पॉइंट के अंदर देखते हैं कि हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम के बारे में आनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो हमें उसके स्पेक्ट्रम से पता लगती हैं। 4th पॉइंट डिस्कस करता हूं, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ spectral lines, maximum number of spectral lines when electron comes from nth level to ground state, nth level to ground state। मान लीजिए किसी भी सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी लेवल में पहुंचा हुआ है। सपोज ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, कोई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। पर याद रखना उसको आना कहां पर है? इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं। तो जब भी आपको n से इलेक्ट्रॉन, nth लेवल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट यानी कि 1 लेवल में आना हो तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n × n - 1/2।
इस फॉर्मूले के थ्रू आपको पता लग जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी लेवल में है तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितनी लाइंस को वो रिलीज करेगा। एग्जांपल के फॉर्म में अगर n की वैल्यू है 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से रिटर्न कर रहा है 5 लेवल से ग्राउंड स्टेट में, तो पहले तो आप इन लाइंस का नंबर निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ लाइंस 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो कितनी लाइंस आएंगी आपके पास में 10। अब आप इन 10 लाइंस को बता भी सकते हैं कौन कौन सी 10 लाइंस आएंगी। यू कैन चेक 5 लेवल से 4 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है। ऐसे ही 4 से 3 में जा सकता है, 4 से 2, 4 से 1, ऐसे ही 3 से 2 में जा सकता है और 2 से 1 में आ सकता है। तो 4 3 5 4 3 2, 5 से 3 मिलेंगी, इससे 2 मिलेंगी, 3 से 1 में भी तो आ सकता है 2 मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको कितने मिलेगी 10 मिलेगी। तो ये 10 लाइंस आपको मिलेगी जब भी इलेक्ट्रॉन 4 से ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी कि इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 5 की भी सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, 4 की भी सारी पॉसिबिलिटी देख ली, 3 की भी और 2 की भी। एक और पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं, क्या अगर मैं नंबर ऑफ लाइमन सीरीज की लाइंस को काउंट करूं तो लाइमन सीरीज कैसे मिलती है जब आपका इलेक्ट्रॉन कहां आता है 1 में आता है। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है 1 में आता है। तो एक ये रही लाइमन सीरीज की लाइन, एक ये रही लाइमन सीरीज की लाइन, एक ये रही और एक ये रही। ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो कौन सी सीरीज में काउंट होंगी, वो सब के सब लाइमन सीरीज में काउंट होगी। तो लाइमन सीरीज के नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी 4। ऐसे ही ये जो लाइंस हैं, ऐसे ही ये जो लाइंस है 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में आ रहा है। ये सब लाइंस किसकी लाइंस होती हैं, ये लाइंस होती हैं बामर सीरीज की लाइन। ये जो लाइंस होती हैं ये होती हैं बामर सीरीज की लाइंस। तो बामर सीरीज की लाइंस कितनी मिलती है हमें 3। ऐसे ही पार्शियल सीरीज की मिलती है 2, ब्रैकेट सीरीज की मिलती है 1। तो इस तरह से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जो 10 लाइंस आपको मिल रही हैं इनमें कितनी लाइंस लाइमन सीरीज में आएंगी, कितनी बामर में, कितनी पार्शियल में, कितनी ब्रैकेट में। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है, जिसको मैं 5th पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जब भी आपको पूछा जाए कि लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस बनेगी तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हो कि जिस भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है उससे एक कम। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन कहां से वापस आ रहा था 5 से, तो 5 माइनस 1 कितना आ रहा था लाइमन सीरीज की लाइन 4, बामर सीरीज की लाइन कितनी आ रही है 3, पार्शियल सीरीज की लाइन कितनी आ रही है 2, ब्रैकेट सीरीज की लाइन कितनी आ रही है 1। तो इस तरह से हम लाइमन सीरीज की लाइन n-1 से दे सकते हैं, बामर सीरीज की लाइन n-2 से दे सकते हैं, n = 5, 5 - 2 = 3। इसी तरह से पार्शियल सीरीज की लाइन हम n-3 से दे सकते हैं और ब्रैकेट सीरीज की लाइन इसी तरह से आगे भी जा सकते हैं। ब्रैकेट सीरीज की लाइंस हम दे सकते हैं n-4 के थ्रू। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी सीरीज में कितनी लाइंस मिलेंगी वो भी पता लग जाएगा। तो ये हमारा 5वां एक्सक्लूसिव पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे 6th पॉइंट की, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राउंड स्टेट में आता हुआ दिखाएगा क्वेश्चन में आपको। हो सकता है इलेक्ट्रॉन किसी हाई एक्साइटेड स्टेट से किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा हो। मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं आए और किन्हीं दो स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 5 लेवल से स्टार्ट हुआ और सेकंड तक आएगा, तो 5 से 2 में आने पर कितनी लाइंस मिलेगी उसका भी फॉर्मूला हमें सीखना है, और वो पॉइंट नंबर आता है 6। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when electron comes from n2 to n1 level, और जहां पे एक बार के लिए लिख देता हूं n1 is not equal to 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कैसा मूवमेंट बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की ऐसी मूवमेंट बताने चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की कैसी मूवमेंट बताना चाह रहा हूं, ये रही ग्राउंड स्टेट में
इलेक्ट्रॉन किसी और स्टेट से ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा, तो इसको मैं बोल रहा हूं N2 और इसको बोल रहा हूं मैं N1। N1 इज नॉट इक्वल टू ग्राउंड स्टेट। तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिलती है इन केस, तो मिलती है वो N2 माइनस N1 मल्टीप्लाई बाय N2 माइनस N1 की वैल्यू दोबारा +1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपको ये भी पता लग जाएगा, अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं भी आ रहा तो भी हम निकाल सकते हैं। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है N2 इक्वल टू 5 है बच्चे, और N1 इक्वल टू 2 है, तो 5 से 2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहले नंबर ऑफ लाइंस निकाल लीजिए। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 +1 अपॉन 2, तो n हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 4 बाई 2। तो आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी? आपको 6 स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी। हम चाहें तो वो 6 स्पेक्ट्रल लाइन आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, कौन कौन सी मिलेगी। 5 से आएगा 4, 5 से आ सकता है 3 में, और 5 से आ सकता है 2 में। इसी तरह से 4 से आ सकता है 3 में, और 4 से भी आ सकता है 2 में, और इसी तरह से 3 से आ सकता है 2 में। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी दिखाई देंगी? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 6 दिखाई देंगी। तो ये मेरा 6 एक्सक्लूसिव पॉइंट है जिसके थ्रू मैं नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकता हूं जब इलेक्ट्रॉन N2 लेवल से कहां आता है? N1 लेवल में आता है। अब हम बात करते हैं 7th एक्सक्लूसिव पॉइंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। 7th एक्सक्लूसिव पॉइंट है जो ये बताता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक करता है, 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक करता है तो कितने वेज हैं इलेक्ट्रॉन के रिटर्न बैक होने में। इन 7th पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मेनी वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कमिंग बैक फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेज। बाय एग्जांपल ही आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन वापस आए किसी लेवल से तो कितने तरीकों से वो आ सकता है। दिस नंबर इज गिवन बाय अ फॉर्मूला दैट इज 2 to the power N2 माइनस N1 माइनस 1। तो इतने मोड हैं, नंबर ऑफ मेज का मतलब इतने मोड हैं, इतने तरीके हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से N2 से N1 स्टेट में मूव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है और ये फोर्थ लेवल है। इलेक्ट्रॉन आपका फोर्थ लेवल में प्रेजेंट है और इसको आना है 1 लेवल में। तो पहले तो मैं फॉर्मूले से निकाल लेता हूं कितने तरीकों से आ सकता है। 2 to the power 4 माइनस 1 माइनस 1, 2 to the power 2। तो 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं जिससे इलेक्ट्रॉन मूव आ सकता है। तो पहला तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यूं आकर यूं भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यूं आकर यूं भी आ सकता है, या इलेक्ट्रॉन आपका सारे स्टेप ले। तो टोटल जो मोड है उनको मैं ABCD से लिख देता हूं। ये 4 तरीके हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। ये 4 मेथड्स हैं, 4 वेज हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन N2 से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कैसे आएगा? या तो वो एक बार में आ जाए, या वो पहले 4 से 3 में आए, 3 से 1 में डायरेक्ट कूद जाए। ये नंबर है ना, ये है फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल और ये फोर्थ लेवल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आ सकता है? अगर उसको चौथे माले से ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो कैसे कैसे आ सकता है? या तो सीधा ही कूद के आ जाए चौथे माले से ग्राउंड फ्लोर पे, या चौथे से पहले तीसरे में आए और तीसरे से डायरेक्ट कूद के आ जाए ग्राउंड फ्लोर पर, या चौथे से पहले दूसरे में आ जाए, दूसरे से आ जाए 1 में, और या सारे माले से चलता चलता पहले 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए। तो इतने तरह के पैटर्न आपको दिखाई देंगे। आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि कितने तरीकों से इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक कर सकता है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव पॉइंट आपको सीखना है कि कितने एटम्स मिनिमम होने चाहिए, कितने मिनिमम एटम्स होने चाहिए इन वेज को देखने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड इन सैंपल, ये 8 एक्सक्लूसिव पॉइंट है। मिनिमम नंबर ऑफ
मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, कितने कम से कम एटम चाहिए टू रिक्वायर्ड इन सैंपल, required in sample to exhibit maximum modes। मैक्सिमम मोड्स का मतलब पिछली बार जो आपके मैक्सिमम मोड थे इलेक्ट्रॉन के रिटर्न बैक करने के, वो कितने थे? 4 थे। तो वो चारों मोड आ जाएं उसके लिए कितने मिनिमम एटम चाहिए, उसका एक फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कितने एटम्स होने चाहिए सैंपल में उन सभी मोड्स को शो करने के लिए। और वो फॉर्मूला हम किस तरह से देते हैं? हम वो फॉर्मूला देते हैं n-1 प्लस n-3 प्लस n-5। ऐसे आपने तब तक करना है जब तक कि आपको नो नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन हो जाए, मतलब इसका सॉल्यूशन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तब तक आपको चलना है। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा n4 है तो सैंपल में, तो पहले तो मुझे बताओ अगर n=4 है तो कितने मोड है इलेक्ट्रॉन के वापस आने के? इससे पहले वाला पॉइंट क्या था? 4 मोड है। ए तरीके से भी आ सकता है, बी मेथड से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है, डी से भी आ सकता है। तो मेरे पास जो मोड्स हैं इलेक्ट्रॉन के बैक होने के वो 4 हैं, ABCD। अब मैं देख रहा हूं कि उस सैंपल में मिनिमम कितने एटम्स होने चाहिए कि चारों के चारों मोड शो करे। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, minimum number of atoms to show all modes। उस सैंपल में कितने एटम्स होने चाहिए मिनिमम कि आपको सारे मोड दिख जाएं। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने चाहिए बच्चे? 4 - 1 4 - 3, बस इतना ही लूंगा। क्योंकि अगर मैं अगला ओड नंबर लेता हूं 4 - 5 तो -1 आ जाएगा, वो मैंने लेना नहीं। नो नेगेटिव वैल्यू तब तक लेते जाओ, जोड़ते जाओ, जब तक कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ जाती। तो मैं 2 ही बार जोड़ूंगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो मिनिमम कितने एटम चाहिए सैंपल में? सैंपल में कम से कम 4 एटम होने चाहिए, तब जाके वो अपने चारों के चारों मोड शो कर पाएगा। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 5 आ जाएगी तो हम क्या लेंगे? 5 - 1 5 - 3 5 - 5। अब 5 - 5 तो 0 हो गया, तो सेम नंबर ऑफ एटम आएंगे अगर आपका अगला मोड आएगा। इस तरह से हम मोड्स के थ्रू भी ये पता लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है इसका। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 4 फॉर एनी एक्साइटेड स्टेट। 4 नंबर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, how many maximum or minimum spectral lines are obtained when। तो नंबर 1 पूछा है सैंपल हैज ओनली 1 एटम। दूसरा पूछता है सैंपल हैज ओनली 2 एटम। तीसरा पूछता है सैंपल हैज 4 एटम्स। और चौथा पूछता है सैंपल हैज 6 एटम्स। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन 4th लेवल में है और वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है, तो आपको एक तो मैक्सिमम तरीके पता करने कैसे आ सकता है, एक मिनिमम तरीके नहीं कहना चाहिए, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पता कर सकता है और एक मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपसे पूछ सकता है। तो क्या मैं बोल रहा हूं, पहले तो आप देख लो मोड्स कितने हैं। मोड्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूं, वही है 4 - 1 - 1। 4 तरीके हैं। 4 तरीके में आपको बता चुका हूं कौन कौन से हैं। एक बार के लिए एनर्जी कैप सेम ही दिखा रहा हूं। एक तो सीधा ही आ जाए
दूसरा तरीका 2 स्टेप में आए, किन 2 स्टेप में आए बच्चे? इस 2 स्टेप में आए। तीसरा तरीका, यहाँ पे भी 2 स्टेप हो सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। और चौथा तरीका एक एक करके भी आ सकता है। ये चारों मोड आपको लिख दिए मैंने। अगर सैंपल में एक ही एटम है और आपको मैक्सिमम लाइन चाहिए, तो कौन सा पैटर्न है जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस देगा? ये वाला। अगर सैंपल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम लाइंस या मैक्सिमम स्टेप से आपको 4 से 1 में आना है, तो मैक्सिमम स्टेप कितने होंगे? 3। तो इसमें आ जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम का 3। और आपको मिनिमम लाइन शो करनी है तो कैसे आओगे? सीधा चौथे से पहले में छलांग लगा जाओ, तो मिनिमम कितनी लाइंस मिलेंगी आपको भाई? एक एरो का मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन होता है। तो अगर आपको मैक्सिमम स्टेप लगा के आना है तो 3 स्टेप में आ जाओ, अगर आपको मिनिमम स्टेप में आना है तो आप 1 स्टेप में आ जाओ। तो यहां मैं लिखूंगा मैक्सिमम और यहां मैं लिखूंगा मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइंस 1। अगर सैंपल के पास 2 एटम्स है, अब ध्यान देना, भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है सेकंड वाला। अगर सैंपल के पास 2 एटम्स है तो मैक्सिमम लाइंस कैसे मिलेंगी आपको? एक तो ये 4 गिन लो, एक एटम तो ऐसे आ जाए, और दूसरा एटम कैसे मूव करे? ऐसे मूव कर जाए। लेकिन एक एटम ऐसा मान लो, एक एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं लाइंस काउंट करूंगा, एक्सक्लूसिव लाइंस, तो 1 2 3 4, क्या इस लाइन को गिनेंगे क्या अपन? नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये वही लाइन है जो ये वाली है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी आपको? 5 ही मिलेंगी। एक तो सॉरी 4 ही मिलेंगी और 5 नहीं मिल सकती। तो मैक्सिमम लाइंस का नंबर हो जाएगा 4। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं? 3 लाइंस तो ये रही, और दूसरा सैंपल में एटम कहां से आएगा? ये वाला पैटर्न अप्लाई करेगा। इस पैटर्न में ये जो लाइन है और पिछले एटम की ये लाइन, ये तो सेम है। तो एक्सक्लूसिव लाइंस कितनी मिलेंगी आपको? 4 मिलेंगी। और मिनिमम कितनी लाइंस मिलनी चाहिए आपको? अलग अलग टाइप की। तो मिनिमम लाइंस में क्या होगा? 1। दोनों के दोनों एटम अगर यहां से आ जाए यूं, तो मिनिमम लाइंस कितने मिलेगी आपको? 1। तो ये आता है 4n1। अगर आपके पास में 4 एटम्स हैं सैंपल में, 4 एटम्स है, तो 4 एटम तो सभी मोड्स आ जाएंगे इसमें, और सारे मोड कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4, इसको क्रॉस कर दिया, इसको 5 ले लिया, मैं इसको भी क्रॉस करूंगा क्योंकि ये दोनों एक जैसी है। इसको ले सकता हूं 5 नंबर पर, और एक पूरा एक मोड है, इसको ले सकता हूं 6 नंबर पर। तो कितने एटम्स? अब अगर 4 एटम है तो मैक्सिमम लाइंस मिलेगी 6 और मिनिमम मिलेगी 1। और 4 के बाद जितने भी एटम्स आ जाएं, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। इस तरह से मैं 7th और 8th पॉइंट को रिलेट कर पाया। कितने मोड मिलते हैं? 2 to the power n2 - n1 - 1। कितने तरीकों से ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक कर सकता है? फिर लाइंस गिनने का फॉर्मूला आएगा, तो हम इस तरह से लाइंस भी गिन सकते हैं। कितनी लाइंस को गिनेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आपके 4th लेवल से ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट की। अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट की। अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट की। क्या कहता है 9th पॉइंट? एक्सक्लूसिव पॉइंट 9th ये कहता है कि एनर्जी गैप of any 2 successive lines of Lyman series is greater than energy gap of any two lines of any series। ध्यान से सुनिएगा, any two series। आइए करते हैं बच्चों। लाइमन सीरीज की सबसे कम एनर्जी की लाइन ये वाली है। ये आप n = 1 ले लो, ये n = 2 ले लो, इस तरह से। और इसका जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा ये तो इनफाइनाइट है, यहाँ पे तो एनर्जी 0 है। इसके अलावा बाकी सारा स्पेक्ट्रम रीजन
अगर ये 10.2 है तो ये रीजन कितना हुआ, ये तो 3.4 में ही सिमट गया भाई। इसकी एनर्जी कितनी है बेटे, -13.6, इसकी एनर्जी कितनी है 0, तो टोटल एनर्जी गैप कितना का, 13.6 का। उस 13.6 में से लाइमन सीरीज की तो सबसे कमजोर लाइन है या सबसे लेस एनर्जी की लाइन है, उस अकेले की एनर्जी 10.2 है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, बाकी सारा स्पेक्ट्रम एक तरफ और लाइमन सीरीज एक तरफ, और उस लाइमन सीरीज में भी सबसे कमजोर जो लाइन है उसका एनर्जी गैप पूरे स्पेक्ट्रम की एनर्जी गैप से ज्यादा होता है। तो पहली लाइन लाइमन की 10.2 की है, ये सारा बाकी स्पेक्ट्रम कितने में सिमट गया, केवल 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिमट गया है। तो आप याद रखना, लाइमन सीरीज की किसी भी लाइन की जो एनर्जी गैप होती है वो किसी भी सीरीज की किसी भी लाइन की एनर्जी गैप से क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसको हम 10th पॉइंट में क्लियर भी करते हैं। 10th पॉइंट का मतलब क्या हुआ, 10th पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में किसी लाइन में N2 से N1 ट्रांजिशन आपको गिवन है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डेल्टा E यानी कि एनर्जी गैप इन दोनों के बीच का उतना ही ज्यादा होगा जितना N1 की वैल्यू लेस होगी, बस। और अगर दो लाइंस के N1 सेम हैं तो जिस लाइन का N2 ज्यादा होगा दूसरी लाइन से, उस लाइन का एनर्जी गैप ज्यादा होगा। समझाने के लिए मान लीजिए मैं आपको कहूं मेरे पास एक ट्रांजिशन है 4 to 2 और एक ट्रांजिशन है 13 to 5, एक ट्रांजिशन है 17 to 8। अब इनकी एनर्जी गैप कंपेयर करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे कैसे फॉर्मूले लगाएंगे बार बार। तो मैंने क्या बोला, बिल्कुल सिंपल, कि आप देख लो N1 किसका छोटा है, जिसका N1 छोटा है बेटे उस लाइन की एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसका है, उससे कम एनर्जी गैप इसका है, और सबसे कम एनर्जी गैप इसका है, पहला पॉइंट। और अगर इसी पॉइंट को मैं अगला 11 पॉइंट बना देता हूं, अगर N1 की वैल्यू सेम है तो जिसका N2 हाई होगा उसका उस लाइन का कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास है 4 to 2 and 5 to 2, दो लाइंस मिली, एक में इलेक्ट्रॉन 4th लेवल से 2nd लेवल में आ रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन 5 से 2nd लेवल में आ रहा है। इसका मतलब पहले तो मैं N1 देखूंगा, तो बेटे दोनों का N1 तो सेम ही है, तो जिस लाइन का N2 बड़ा होगा उस लाइन का एनर्जी गैप भी बड़ा होगा। तो N2 इसका बड़ा इसकी कंपैरेटिवली। अगर ये A लाइन है और ये B लाइन है तो B लाइन की जो एनर्जी आएगी वो A लाइन से ज्यादा आएगी, लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जो B लाइन का वेवलेंथ आएगी वो A लाइन की वेवलेंथ से छोटी होगी। तो इस तरह से 11 पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को सीखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत थ्योरी के और हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम के कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।